जय हिंद साथियों। आज का हम अपना सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, एक वाइड सब्जेक्ट है फिजिक्स के अंदर, और इसे अगर हम पढ़ें तो बहुत सारे लेक्चर इसमें बन जाएंगे। लेकिन आज जो 11th क्लास का सिलेबस है उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें 5 या 6 लेक्चर में फ्लूइड मैकेनिक्स को कवर करेंगे, जिसमें आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक्स और उसके आगे की चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला टॉपिक, पहला लेक्चर हम शुरू करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का, लेक्चर नंबर 1। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को जानने से पहले आज तक आपने जो भी पढ़ा वह किसके बारे में पढ़ा? सॉलिड के बारे में पढ़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ल्ड में जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, जनरली हम लोग मान लेते हैं कि उनके 3 स्टेट होते हैं: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो आज तक आपने जो भी पढ़ा वह सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा। जैसे आपने पढ़ा फ्रिक्शन, तो एक सरफेस और एक बॉडी का सरफेस दूसरे बॉडी के सरफेस से कैसे फ्रिक्शन करती है, उन दोनों के बीच कैसे फ्रिक्शन होता है। तो वहाँ दोनों चीज़ें क्या थी? सॉलिड थी। और बहुत सारी चीज़ें जो हमने पढ़ा मोशन के बारे में, वहाँ भी हमने किसके बारे में पढ़ा? सॉलिड्स के बारे में। तो एक तरह से कहें कि हमने सॉलिड स्टेट की मैकेनिक्स को पढ़ा है और समझा है। आगे हमको फ्लूइड का मैकेनिक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि फ्लूइड होता क्या है। तो साथियों, फ्लूइड वैसी चीज़ों को हम कहते हैं जो फ्लो कर सके। ठीक, ए सब्सटेंस विच कैन फ्लो, ए सब्सटेंस विच कैन फ्लो एंड हैव नो शेप एंड साइज, नो रेगुलर शेप एंड साइज, जिसका शेप एंड साइज रेगुलर ना हो और जो फ्लो कर सकता है वह क्या कहलाता है? फ्लूइड। तो इस तरह से फ्लूइड अगर हम कहें तो फ्लूइड में 2 चीज़ें आएंगी, एक आपको लिक्विड और दूसरा गैस। ठीक, तो लिक्विड एंड गैस। लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से हम जो चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक, उनमें मैक्सिमम चीज़ें लिक्विड के अराउंड ही रिवॉल्व करेंगी। जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, उनमें मैक्सिमम चीज़ें लिक्विड के बारे में ही होंगी। लिक्विड के बारे में ही हम सारे कॉन्सेप्ट को रखेंगे, ठीक ना। क्योंकि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में जब पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें जो पढ़ना होता है उसमें एक कंडीशन ये रहता है कि हमें ऐसे फ्लूइड के बारे में पढ़ना है जो फ्लूइड क्या हो? आइडियल फ्लूइड हो, आइडियल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है कि यह इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। और इनकम्प्रेसिबल का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सके। कंप्रेस माने प्रेशर डाल के। देखिए, मान के चलिए कि किसी फ्लूइड पे, किसी लिक्विड या गैस पे अगर हम प्रेशर डाल रहे हैं तो वह कंप्रेस ना हो सके, उसे कहते हैं इनकम्प्रेसिबल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गैस जो होता है, ये गैस जो होता है साथियों, गैस में जो मॉलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल या मॉलिक्यूल ऑफ गैस होते हैं वह काफ़ी दूरी पे होते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? गैस को प्रेशर देते हैं तो यह कंप्रेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके घर में एलपीजी सिलेंडर होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसके पीछे रीजन होता है कि उसमें पेट्रोलियम गैस भरा रहता है, ठीक ना। पेट्रोलियम गैस भरा रहता है, मीथेन और एक और सिलेंडर के अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि वह लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। लिक्विड स्टेट में कब होता है गैस एलपीजी? जब उसको हम कंप्रेस कर देते हैं। आपने देखा होगा कि एक सिलेंडर में हम लोग किस तरह से 15 लीटर 30 लीटर इस तरह से गैस को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो इतना सारा अमाउंट जब स्टोर करते हैं तो वह गैस क्या हो जाता है? कंप्रेस हो जाता है। और अगर ऐसे छोड़ दें तो पूरे रूम में फैल जाएगा। तो जब पूरे रूम में ऐसे फैला हुआ है, या जैसे ही गैस के
वाल्व को हम ढीला करते हैं वह गैसियस स्टेट में बाहर आने लगता है। उसका प्रॉपर्टी ही है साथियों कि जब वह कम प्रेशर पे रहेगा तो गैसियस स्टेट में रहेगा और ज़्यादा प्रेशर पे लिक्विड स्टेट में रहेगा, ठीक ना। लेकिन उस लिक्विड स्टेट को और ज़्यादा अगर हम प्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, तो वह इनकम्प्रेसेबल बन जाता है। यानी गैस जो होता है इजीली कंप्रेस हो जाता है, ठीक ना। तो जब आइडियल गैस के बारे में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे और हमें ऐसा फ्लूइड लेना है जो इनकम्प्रेसेबल हो, तो इससे क्लियर है साथियों कि ये जो फ्लूइड यहाँ हम लेंगे वह इनकम्प्रेसेबल है, और इनकम्प्रेसेबल फ्लूइड कौन सा होता है, मैक्सिमम लिक्विड ही होता है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और जब इनकम्प्रेसेबल है तो उसका डेंसिटी क्या होगा, नहीं घटेगा, डेंसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, मास सेम रहेगा। तो इस बात को आप समझ लें। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक्स ऑफ फ्लूइड जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक दो बातें और बता देता हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है, आपको मोटा मोटी ये 3 चीज़ें पढ़नी है, 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। पहला, फ्लूइड एट स्टैटिक पोजीशन, विच पोजीशन, स्टैटिक पोजीशन। द सेकेंड, फ्लूइड एट डायनेमिक पोजीशन, डायनेमिक पोजीशन। And the third one is viscosity और surface tension, right? surface tension, ये चीज़ें हमको पढ़ना है। तो surface tension हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में मेनली ये चीज़ पढ़ना है। हम आज फ्लूइड एट स्टैटिक्स के लॉज को कवर करेंगे। उसके बाद फ्लूइड एट डायनेमिक, इसका मतलब समझिए, स्टैटिक डायनेमिक ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। जब कोई फ्लूइड कहीं पे रखा हुआ है, ठीक, कोई लिक्विड, यूँ मान लीजिए कोई लिक्विड कहीं पे रखा हुआ है और वह स्टैटिक पोजीशन में है। स्टैटिक माने रुका हुआ है, ठीक, सिंपल सा बात है कि वह रुका हुआ है। तो मान के चलिए एक गिलास हमने पानी लिया और उस पानी को हमने किसी चीज़ में रख दिया, या तो कहीं टेबल पे रख दिया, या फिर चलती हुई कार के अंदर हमने एक गिलास पानी रख दिया, या चलती हुई ट्रेन के अंदर एक गिलास पानी रखा हुआ है। तो पानी जो है वह रेस्ट में है, ठीक, पानी क्या है, वह रेस्ट में है। तो जब पानी रेस्ट में है तो उसे कहेंगे फ्लूइड एट स्टैटिक्स, ठीक ना। जब पानी कंटेनर के कंटेनर के रेस्पेक्ट में अगर स्टैटिक पोजीशन में है तो फ्लूइड एट स्टैटिक। और फ्लूइड एट डायनेमिक कब, जब कंटेनर, जिस कंटेनर में वो पानी रखा हुआ है, उसके वाल्स, उसके बॉटम और उस कंटेनर के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक ना। तो उसे कहेंगे फ्लूइड एट डायनेमिक। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं फ्लूइड एट स्टैटिक। देखते हैं फ्लूइड एट स्टैटिक। और फ्लूइड एट स्टैटिक को हम शुरू करेंगे। आपको पता है कि थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट का बहुत बड़ा रोल है इसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स में। इसलिए थ्रस्ट क्या होता है, आपने कभी उड़ते हुए हवाई जहाज़ को देखा है? हवाई जहाज़ क्यों उड़ता है? हेलीकॉप्टर के ऊपर तो पंखा लगा रहता है, तो बात समझ में आती है कि ये पंखा ऐसे घूमता है और ये उड़ता है। लेकिन हवाई जहाज़ जो होता है, एरोप्लेन, क्यों फ्लाई करता है? क्योंकि वो थ्रस्ट उत्पन्न करता है। आपने रॉकेट के बारे में सुना होगा कि रॉकेट से थ्रस्ट निकलता है, ठीक है ना। थ्रस्ट होता क्या है वास्तव में? तो थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है, ठीक, क्या है, फोर्स। तो जब कोई बॉडी दूसरे बॉडी पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थ्रस्ट, ठीक है साथियों। जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है तो उसे कहते हैं थ्रस्ट। या फोर्स का डायरेक्शन जब परपेंडिकुलर हो
तो वह फोर्स क्या कहलाता है? थ्रस्ट कहलाता है। ठीक ना। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम लोग कि जो फोर्स होता है वह फोर्स कैसा? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक। और फोर्स जिस पॉइंट पे अप्लाई करते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन अगर हम कहें, तो वह पॉइंट जिस किसी तल में होगा, जिस किसी प्लेन में होगा, अगर ये फोर्स का जो लाइन है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए तो इसे हम इसे हम थ्रस्ट कहेंगे। ठीक। तो थ्रस्ट मीन्स क्या? नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी। सिंपल बात। नॉर्मल मतलब क्या? एट 90 डिग्री और एट परपेंडिकुलर। ठीक ना। आप देखे होंगे कि जब हमको सर के ऊपर कोई, या कुली को देखेंगे, कोई चीज़ उठा के चलना होता है, ठीक ना, तो हम एकदम बिल्कुल सीधा चलते हैं। सीधा 90 डिग्री का मतलब समझिए, एकदम सीधा खड़ा होके, ये मान के चलिए कि ये अर्थ सरफेस है और हम इस पे खड़े हैं और हमें कोई चीज़ लेके जाना है अपने सर के ऊपर। ये हम हो गए, ठीक ना, और ये दो हाथ हो गया, और कोई चीज़ लेके जाना है, ये पैर हो गया। तो हम बिल्कुल भी सीधा खड़ा रहते हैं, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल बना के खड़ा रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सर के ऊपर बोझ लेके, ठीक ना, हैवी चीज़ कोई लेके और थोड़ा सा आगे झुकेंगे और चलने की कोशिश करेंगे, क्या होगा दोस्तों? होगा ये सरफेस और ये जो एंगल है पहले 90 डिग्री था, अब थीटा डिग्री पे क्या हो गया? अब थीटा डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गया। तो हम आगे की ओर गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? इसके पीछे रीजन होता है। देखो, यहाँ से हम फोर्स लगाएंगे, हमारा जो मस्क्यूलर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक, और यहाँ से जो अर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगी। तो इसका जो फोर्स लगा रहे हैं इसका अमाउंट ज़्यादा होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में चला जाएगा और हम क्या होंगे? गिर जाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर और मस्क्यूलर फोर्स ऊपर की ओर। तो जब मस्क्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा तो इसको बैलेंस करके आगे निकल जाएंगे और फिर आराम से चल सकते हैं। और इस कंडीशन में नहीं चल पाएंगे क्योंकि ये क्या है? यहाँ पे झुका हुआ है। तो ये जो झुका हुआ है साथियों, ये थीटा डिग्री पे, इसको हम थ्रस्ट नहीं कहेंगे। ये जो 90 डिग्री पे बिल्कुल खड़ा है, ये क्या है? थ्रस्ट। ठीक। तो जब किसी बॉडी पे दूसरी बॉडी 90 डिग्री एंगल पे फोर्स अप्लाई करे तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे थ्रस्ट। ठीक। थ्रस्ट मीन्स क्या? थ्रस्ट मीन्स फोर्स एक्टिंग नॉर्मली। नॉर्मल का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? परपेंडिकुलर ऑन एनी बॉडी। ठीक। अब ये बात हो गई थ्रस्ट की। अब थ्रस्ट का ऐसा यूनिट क्या होगा? थ्रस्ट चूंकि फोर्स है तो ऐसा यूनिट वही होगा जो फोर्स का होता है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो थ्रस्ट का क्या हो जाएगा? न्यूटन। और सीजीएस की बात करें तो थ्रस्ट का सीजीएस के यूनिट की बात और थ्रस्ट के डायमेंशंस की बात अगर कर लें तो वही होगा जो फोर्स का होता है, m1 l1 t-2, राइट। तो m1 l1 t-2 ये हमारा हो जाएगा थ्रस्ट का डायमेंशन। अब थ्रस्ट क्या होगा? थ्रस्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब आगे बात करें फ्लूइड में, ये थ्रस्ट की बात हो गई। अब थ्रस्ट किसी चीज़ पे लग रहा है, मान के चलो कि कोई एक बॉडी है, ठीक, एक कोई बॉडी है और इसका ये एरिया है, क्रॉस सेक्शन का एरिया है, और उसके ऊपर हम थ्रस्ट लगा रहे हैं किसी भी साइड से एट 90 डिग्री। ठीक। क्या लगा रहे हैं? थ्रस्ट लगा रहे हैं। तो इस पे प्रेशर कितना पड़ेगा? ठीक। तो हम जानेंगे कि प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर आपको सबको पता है कि प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ठीक। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर को अगर P मान लें तो P इज इक्वल टू थ्रस्ट, यानी ये वाला फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक। तो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थ्रस्ट अपॉन एरिया, राइट। थ्रस्ट क्या? F फोर्स होता है अपॉन एरिया।
तो थ्रस्ट अपॉन एरिया प्रेशर हो गया। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का अपॉन एरिया का, यानी इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा फोर्स का न्यूटन और इसका पर मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इसे हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक, आगे पास्कल लॉ पढ़ना है। तो प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा। प्रेशर माने क्या होता है, प्रेशर माने थ्रस्ट, किसी भी चीज़ पर लगाया गया थ्रस्ट उसके पर यूनिट एरिया पे। जैसे मेरे हाथ में ये एक स्केच है और मैं इस पे 90 डिग्री पे जो भी फोर्स लगाऊंगा तो इसके पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगेगा स्केल की वजह से, स्केच की वजह से, तो उसे हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। ठीक, अब फ्लूइड्स की बात करें, ये तो बेसिक बातें होंगी। अब अगर फ्लूइड्स की बात करें तो फ्लूइड्स में प्रेशर कैसे वर्क करता है, देखिएगा। फ्लूइड्स, तो मान के चलिए कि किसी कंटेनर में, ये कंटेनर हो गया। ठीक, अब इस कंटेनर में क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है या एनी टाइप ऑफ फ्लूइड रखा हुआ है। तो सॉलिड स्टेट जब आपने पढ़ा होगा तो मोलिक्यूलर संरचना के बारे में इसके पढ़ा होगा कि कैसे मोलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड के मोलिक्यूल्स कैसे होते हैं, और फिर लिक्विड के कैसे होते हैं, फिर गैस के कैसे होते हैं। जो फ्लूइड्स होता है, जो फ्लो कर सकता है, चाहे वह सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, चाहे वह लिक्विड हो चाहे गैस हो, जो फ्लो कर सकता है, सॉलिड तो फ्लो नहीं करता। तो फ्लो करने वाले मॉलिक्यूल्स की ये टेंडेंसी होती है कि वह रेंडमली जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर में चारों ओर क्या करते रहेंगे, चारों ओर रेंडमली मूव करते रहेंगे। ठीक ना, तो मान के चलो कि यहाँ चारों ओर रेंडमली इस लिक्विड या इस फ्लूइड के सभी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, और जब रेंडमली मूव कर रहे हैं तो जाके किससे टकरा रहे हैं, तो जाके टकरा रहे हैं इसके वाल से। ठीक, और इसके वाल से जब टकरा रहे हैं तो उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, फोर्स कैसा है, 90 डिग्री पे है। ठीक ना, चूँकि मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे होते हैं तो फोर्स 90 डिग्री पे लगा रहे हैं। और रेंडमली घूमने वाले ये मॉलिक्यूल चूँकि सभी दिशाओं में एवरेज एक मान लें तो बराबर बराबर मॉलिक्यूल बराबर बराबर टाइम इंटरवल में चारों ओर टकराते रहते हैं। मतलब इस दीवार पे जो है, ये जो कंटेनर है, इसके दीवार पे चारों ओर ये फ्लूइड हमेशा इक्वल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, इक्वल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्लूइड में एक टेंडेंसी होती है कि फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स जिस कंटेनर में फ्लूइड रखा हुआ है उस कंटेनर के वाल पे, ठीक ना, क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है या थ्रस्ट एक्सर्ट करता है। क्या एक्सर्ट करता है साथियों, थ्रस्ट एक्सर्ट करता है। तो हम मान लेते हैं कि फ्लूइड में प्रेशर कितना होगा। ठीक, हमें फ्लूइड में प्रेशर निकालना है, प्रेशर इन फ्लूइड्स, प्रेशर इन फ्लूइड्स। चलिए, प्रेशर इन फ्लूइड्स, हमें यही निकालना है, प्रेशर इन फ्लूइड्स। लेकिन मान के चलिए कि यहाँ तक ये लिक्विड या फ्लूइड, गैस, लिक्विड जो भी मान सकते हैं मान लिए। ठीक ना, चूँकि आइडियल फ्लूइड हम मान रहे हैं तो मान के चलिए कोई लिक्विड ही है। यहाँ तक इस कंटेनर में भरा हुआ है और यहाँ तक इसकी ऊंचाई है h। क्या ऊंचाई है, h। और इस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, रो, जो कि चेंज नहीं हो सकती चूँकि ये एक आइडियल फ्लूइड है। ठीक है साथियों, आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं होती है क्योंकि यह इनकम्प्रेसिबल है। तो हमने मान लिया कि एक कंटेनर में एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रखा हुआ है जिसकी डेंसिटी है रो। क्या है, डेंसिटी है रो। और इसका ये जो कंटेनर का बॉटम का एरिया है, और कंटेनर गोलाकार हुआ तो पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक ना, और दूसरे साइज में हुआ तो एरिया वहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो मान लिया कि एरिया है ए, एरिया क्या है, ए। तो एक कंटेनर, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसका बॉटम का एरिया ए है, उसके अंदर एक रो डेंसिटी वाला क्या रखा हुआ है, एक रो डेंसिटी वाला फ्लूइड रखा हुआ है, और इस फ्लूइड की हाइट h है। इतना बात हमने मान लिया।
अब इस फ्लूइड की वॉल्यूम कितनी होगी, ठीक ना, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम क्या होती है साथियों, वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट, एल बी एच होता है ना वॉल्यूम, एल इंटू बी इंटू एच, तो एल बी क्या होता है एरिया, एल इंटू बी एरिया, और उसमें एरिया को एच से गुना कर देंगे। किसी भी शेप का अगर ये है सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। तो एरिया इंटू हाइट, एरिया कितना ए और हाइट कितना एच, तो वॉल्यूम भी इज इक्वल टू ए इंटू एच, राइट, वॉल्यूम भी इज इक्वल टू ए इंटू एच, वेयर ए इज एरिया एंड एच इज हाइट ऑफ द फ्लूइड, हाइट ऑफ द फ्लूइड कहाँ, कंटेनर के अंदर। अब अगर हम मास की बात करें, इस फ्लूइड की मास कितनी होगी, तो मास क्या होगी साथियों, मास ऑफ द फ्लूइड, अगर हम मास को m मान लें तो मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, ठीक, तो हमने डेंसिटी को माना है रो, तो इसका मास कितना, वॉल्यूम इंटू रो, ठीक ना। अब अगर इस वॉल्यूम को हम यहाँ से हटा दें, वॉल्यूम की जगह ए एच रख सकते हैं, मान लीजिए ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 2 में 1 का वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू ए, वॉल्यूम की जगह एच, ए एच इंटू रो, राइट, तो मास ए एच इंटू रो, इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया इंटू हाइट मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी इज मास ऑफ द फ्लूइड। मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, और अगर हम वेट की बात करें तो वेट क्या होता है, वेट, मास और वेट में अंतर होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मास और वेट सेम थिंग है, लेकिन मास और वेट में अंतर होता है, ठीक, क्या होता है, मास तो ये हो गया वॉल्यूम इंटू रो यानी डेंसिटी, और अगर हम वेट की बात करें तो वेट को अगर हम W से डिनोट करें तो W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G, M इंटू G होता है, ठीक, तो M को हम यहाँ से रिप्लेस कर दें 3 से, ठीक ना, तो 3 का वैल्यू अगर इसमें रख दें तो वेट क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू M की जगह क्या रख देंगे हम लोग, M की जगह क्या रख देंगे, AH रो इंटू जी, ठीक, AH रो इंटू जी, ये क्या हो गया, AH रो इंटू जी, ये क्या हो गया साथियों, ये हो गया इस फ्लूइड का वेट, ठीक, वेट माने क्या, वेट माने थ्रस्ट, ठीक ना, डाउनवर्ड थ्रस्ट, वेट माने क्या हो गया, इस वेट माने क्या कहते हैं हम, इसका भार कहते हैं, ठीक ना। तो ये जो भार है ये पूरे कंप्लीट फ्लूइड का थ्रस्ट हो सकता है ना, इतना ही थ्रस्ट लगा के, इतना ही फोर्स लगा के ऊपर की ओर ये कंटेनर इसको रोक के रखा हुआ है, जितना वेट है इसका, ये वेट कौन अप्लाई कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर, ठीक ना, और इतना ही वेट लगा है तब ना यह इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तब रुका हुआ है, अदरवाइज नीचे चला जाता या ऊपर चला जाता। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं थ्रस्ट, एक तरह का थ्रस्ट। अब थ्रस्ट हमारे पास है, इसे हम क्या कह सकते हैं, थ्रस्ट ऑफ फ्लूइड कह सकते हैं ना। अब थ्रस्ट हमारे पास है और थ्रस्ट अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर होता है, देयरफॉर प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक, थ्रस्ट अपॉन एरिया, और इस केस में क्या हो जाएगा, थ्रस्ट हो जाएगा W यानी W अपॉन एरिया, और इससे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इक्वेशन 4 मान ले तो 4 से क्या हो जाएगा साथियों, तो 4 से हमारा आंसर आ जाएगा P इज इक्वल टू W का वैल्यू AH रो G अपॉन AH रो G अपॉन A, और A से A कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, फाइनली
हमारे पास आ गया प्रेशर इज इक्वल टू एच रो इंटू जी, एच रो इंटू जी, ठीक ना। और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 5। तो अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर ऑफ फ्लूइड की बात करें तो प्रेशर ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा, किसी एक पॉइंट पे अगर प्रेशर ऑफ फ्लूइड की बात करें तो प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू एच रो इंटू जी, जहाँ एच क्या है हाइट ऑफ फ्लूइड, रो क्या है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और जी क्या है, जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, आपको यहाँ से देखिएगा ये होता है कांस्टेंट, ठीक ना। और पी रो जो है यह क्या है, रो यहाँ पे डेंसिटी हम मान रहे हैं, तो ये रो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे दो कांस्टेंट है, ठीक ना। और इन दोनों कांस्टेंट को हटा दें अगर यहाँ से, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, ठीक। हाइट ऑफ फ्लूइड पे प्रेशर डिपेंड करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितने नीचे जाएंगे, ठीक ना, किसी फ्लूइड में हम जितना नीचे जाएंगे प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा, और जितना ऊपर जाएंगे प्रेशर उतना घटता जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हाइट और जी को कांस्टेंट कर दें, जी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और हाइट को कांस्टेंट कर दें और रो को चेंज कर दें, माने डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को चेंज कर दें, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर तो भी बढ़ या घट जाएगा। अगर डेंसिटी बढ़ा दें तो प्रेशर बढ़ जाएगा, डेंसिटी घटा दें तो प्रेशर घट जाएगा। तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, और इसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी देखा जा सकता है। एक बड़ा सा कंटेनर लेके, ठीक ना, एक बड़ा सा कंटेनर लेके और उसमें कोई फ्लूइड भर दीजिए, कोई लिक्विड भर दीजिए, और लिक्विड भर के एक सिलेंडर लीजिए ऐसे, ठीक, और सिलेंडर के बॉटम से एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट करके और यहाँ एक पिस्टन लगा देंगे, ठीक। तो पिस्टन इस स्प्रिंग के वजह से सिलेंडर से ऐसे बाहर निकला रहेगा, लेकिन जैसे ही किसी लिक्विड में हम डुबाते जाएंगे और जितना अंदर तक डुबाते जाएंगे ये पिस्टन अंदर की ओर चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो नीचे जाने पे इस पिस्टन में ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा और ऊपर आने पे ये पिस्टन धीरे धीरे बाहर आएगा, वो इसका डेमोन्स्ट्रेशन है ये जो है हमारे पास। लेकिन एक बात और मैं बता दूं आपको कि ये तो एक पॉइंट की बात हुई कि रो कहाँ पे, सॉरी प्रेशर कहाँ पे कितना होगा, तो प्रेशर किसी पॉइंट पे इस फ्लूइड के चलते क्या होगा, किसी पॉइंट पे इस फ्लूइड के चलते इसके अंदर दीवार पे या कहीं पे भी इस फ्लूइड के चलते कितना प्रेशर होगा, एच रो इंटू जी। लेकिन इसके सरफेस पे एक और प्रेशर तो पड़ रहा है, वह कौन सा प्रेशर है साथियों, वह है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक ना। इसके सरफेस के ऊपर एक और प्रेशर पड़ रहा है, वह कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक ना। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, किसी एक बोतल के, वाटर बोतल के बॉटम में क्या कर सकते हैं, वहाँ एक छेद बना सकते हैं, खोल कर सकते हैं, और जब ऊपर से वाटर बोतल के जो कैप को है हम लोग ऐसे ढक देंगे हाथ से, तो पानी नहीं गिरता है, और जैसे ही हटाते हैं हाथ को पानी गिरने लगता है। इसका मतलब हाथ के हटाने से कोई चीज़ उसको नीचे की ओर दबा रहा है, वह क्या है, वह है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है साथियों। तो यहाँ ऊपर से कौन सा प्रेशर पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मान लिया कि वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, ठीक ना। तो किसी भी पॉइंट पे नेट प्रेशर आपको जब निकालना है तो P नेट हो जाएगा आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस फ्लूइड के चलते प्रेशर। तो यह टोटल प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस फ्लूइड के चलते प्रेशर H रो G, ठीक। तो ये हमारा P नेट का हो जाएगा, ये हमारा P नेट का फार्मूला हो जाएगा। तो फ्लूइड का प्रेशर का हमारे पास ये फार्मूला आ गया। अब इसमें पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स के स्टैटिक्स पोजीशन में जब रहता है तो प्रेशर हम जान लिए, और प्रेशर के बाद हमको जानना है पास्कल लॉ, ठीक, पास्कल लॉ और आर्किमिडीज लॉ। तो साथियों पास्कल लॉ क्या है, पास्कल लॉ,
अभी जैसे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया हमारे पास? रिजल्ट आया प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, और इससे हमने यह निष्कर्ष निकाला कि सभी पॉइंट पे सेम प्रेशर एग्जर्ट होगा। ठीक, सभी पॉइंट पे सेम प्रेशर एग्जर्ट होगा। पास्कल लॉ क्या कहता है? ये तो इंटरनल प्रेशर की बात किया हमने, ठीक ना? किस प्रेशर की? इंटरनल प्रेशर की, जो फ्लूइड के चलते हैं। पास्कल लॉ यह कहता है कि किसी इनक्लोज्ड लिक्विड में, इनक्लोज का मतलब होता है ये एक ऐसा कंटेनर जो एयर टाइट है। कैसा है? एयर टाइट। उसके अंदर हमने जो लिक्विड भरा है उसके अंदर बाहर का कोई प्रेशर वर्क नहीं कर रहा है, ना तो उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई दबाव है, ना किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं वर्क कर रहा है। उस पर जब हम किसी मैकेनिज्म से प्रेशर लगाएंगे तो वही प्रेशर वर्क करेगा। ठीक, तो पास्कल लॉ ये कहता है कि जब किसी लिक्विड में, जो कि एक इनक्लोज्ड लिक्विड है, उसमें किसी एक पॉइंट पे प्रेशर लगाएंगे तो वह प्रेशर, ठीक ना, वह प्रेशर इक्वली लिक्विड के सभी पार्टिकल्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सभी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, समझते हैं हम। मान के चलिए कि हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा सिस्टम है। ठीक, ये एक सिस्टम हो गया हमारे पास, और इसमें हमने क्या कर दिया? इसमें हमने कोई फ्लूइड ऐसे भर दिया। ठीक, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, एक छोटा सा पिस्टन हमने लगा दिया, जिस पिस्टन के ऊपर हम प्रेशर लगा सकें मैकेनिज्म से। और ये एयर टाइट है, बिल्कुल भी अंदर से इनक्लोज्ड एंड एयर टाइट, और इसका एरिया ए है। क्या है? एरिया ए। और यहाँ पे हमने एक बड़ा सा पिस्टन लगा दिया जिसका एरिया बड़ा ए है, कैपिटल है। ठीक, तो इस पिस्टन से अगर हम प्रेशर लगाएं तो जितना प्रेशर हम यहाँ से लगाएंगे वह प्रेशर सभी लिक्विड्स पे क्या हो जाएगी? लिक्विड के सभी पार्टिकल पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और वह प्रेशर यहाँ तक जाएगी, इस पिस्टन पे फिर प्रेशर लगेगा। पास्कल लॉ यही है। ठीक ना, और पास्कल लॉ का यूज़ करके जो है हाइड्रोलिक प्रेसेस, बड़े बड़े हाइड्रोलिक प्रेस, गाड़ियों के डिस्क ब्रेक, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे आपको ट्रक हो गया, इनका पावर ब्रेक इत्यादि बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है हम इस चीज़ को समझते हैं एक बार। ठीक ना, पास्कल लॉ क्या है? तो प्रेशर अप्लाइड एट एनी पार्ट ऑफ इनक्लोज्ड फ्लूइड is transmitted equally in every direction। ठीक, किसी इनक्लोज फ्लूइड में कहीं से भी प्रेशर लगाएंगे तो सभी डायरेक्शन में ये प्रेशर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मान के चलिए यहाँ पे हमने प्रेशर लगाने के लिए एक थ्रस्ट लगाया, उस थ्रस्ट का वैल्यू कितना था? F। ठीक, और इसका एरिया कितना? A। तो इस थ्रस्ट के वजह से यहाँ एक फोर्स आ रहा है F, ये नीचे से अप थ्रस्ट लगा रहा है, यहाँ डाउन थ्रस्ट हमने लगाया तो ये नीचे से अप थ्रस्ट लगा रहा है, और इसका एरिया क्या है? A। तो पास्कल लॉ क्या कहता है कि प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज इक्वल, इट मीन्स P इज इक्वल टू क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो यहाँ पे थ्रस्ट अपॉन एरिया क्या है? F अपॉन A एज इक्वल टू कैपिटल F अपॉन A। ठीक ना, यहाँ से प्रेशर लगाएंगे वही प्रेशर वहाँ पे भी रहेगा, मतलब सभी पॉइंट पे प्रेशर तभी ना बराबर होगा जब हम P इज इक्वल टू स्मॉल f अपॉन A इज इक्वल टू कैपिटल F अपॉन A करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि F अपॉन A, यहाँ का थ्रस्ट, यहाँ पे लगा हुआ प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन A, यहाँ पे लगा हुआ प्रेशर, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। और जब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इस F का वैल्यू कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू A टाइम F अपॉन A। ठीक, यही पास्कल लॉ है साथियों। अब देखिएगा कि जो F यानी बड़े पिस्टन पे लगने वाला फोर्स या थ्रस्ट, अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ थ्रस्ट कितना है?
तो वह F अपॉन ए, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू F इंटू ए अपॉन ए अपॉन ए। तो वह A अपॉन ए के F टाइम है ना, A अपॉन ए के F टाइम है। यानी यहाँ पे अगर हम थोड़े से फोर्स में थोड़ी सी वृद्धि कर दें तो यहाँ का फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ए टाइम बढ़ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे ए टाइम बढ़ जाएगा। तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज इक्वल, ठीक ना, इन इनक्लोज फ्लूइड। ठीक, ये तो हो गया पास्कल लॉ। अब पास्कल लॉ के यूज़ की बात करें तो कहाँ कहाँ यूज होता है, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म में। हाइड्रोलिक मैकेनिज्म मतलब जैसे आपने ट्रैक्टर के ट्रॉली को देखा होगा कि कैसे हाइड्रोलिक से ऊपर उठा दिया जाता है, ठीक ना, हाइड्रोलिक प्रेस उसको बोलते हैं हम लोग। दूसरा गाड़ियों के पावर ब्रेक, डिस्क ब्रेक में, डिस्क ब्रेक और पावर ब्रेक में, ठीक। और इस तरह से इसके और भी यूजेज हैं, ठीक। तो आगे इसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में आर्किमिडीज के प्रिंसिपल की बात करेंगे। क्या कहता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज लॉ, देखिएगा। आर्किमिडीज लॉ कहता है कि जब किसी फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, रखते हैं, तो उस फ्लूइड में वह ऑब्जेक्ट जो फ्लूइड का जो पार्ट डिस्प्लेस करेगा और ऑब्जेक्ट पे फ्लूइड जो अब थ्रस्ट लगाएगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। समझिए इस बात को, जैसे ये कोई लिक्विड हो गया और इसके ऊपर हमने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट डाला, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, तो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो फ्लूइड यहाँ से डिस्प्लेस किया जाएगा उसका वेट, ठीक, मान लो कि फ्लूइड डिस्प्लेस किया गया, उसका वेट W डैश है और इस फ्लूइड के द्वारा इस पर लगाया गया थ्रस्ट यह W है, तो दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। समझ आ रही है बात, दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो आर्किमिडीज का लॉ यही कहता है। तो आर्किमिडीज के लॉ के अनुसार कोई ऑब्जेक्ट किसी पानी में, किसी लिक्विड में डूब जाएगी या तैरेगी या पार्शियली डूब जाएगी या फुल्ली उसमें टोटली कंप्लीट ही डूब जाएगी, किस बात पे निर्भर करेगा, वह निर्भर करेगा ऑफ थ्रस्ट पे। किस पे, नेट ऑफ थ्रस्ट पे। चूंकि ये ऑब्जेक्ट भी इस पे नीचे की ओर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और ये ऑफ थ्रस्ट लगा रहा है, तो नेट ऑफ थ्रस्ट कितना होगा। नेट ऑफ थ्रस्ट निकालने के लिए हम लोग देखते हैं, हम मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी जिसकी वॉल्यूम कितनी है V और जिसकी डेंसिटी रो है, किसी लिक्विड में फुली इमर्स्ड हमने कर दिया, उसमें छोड़ दिया, ठीक, क्या किया, फुली इमर्स्ड हमने कर दिया, तो उस बॉडी का वेट, उस बॉडी के द्वारा हटाए गए वाटर का वेट, उस बॉडी का वेट कितना होगा, फुली इमर्स्ड हमने कट दिया, तो W इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी होता है, ठीक, वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। और उसने, हमने मान लिया कि उस बॉडी ने W डैश ऑफ थ्रस्ट, W जो लिक्विड वहाँ से डिस्प्लेस किया, उसका वॉल्यूम कितना, उसका वेट कितना था, तो उसका वेट था W डैश। अगर लिक्विड का वेट, हटाए गए लिक्विड का डेंसिटी रो डैश है, तो W डैश इज इक्वल टू V रो डैश इंटू जी होगा, ठीक, V रो डैश इंटू जी। अब फाइनली जो वेट एपियर्ड, यानी कितना वेट इसका हो जाएगा, कितना एपियर करेगा वेट, ठीक ना, या नेट थ्रस्ट, नेट ऑफ थ्रस्ट, वेट एपियर्ड और नेट ऑफ थ्रस्ट कितना होगा, तो जो एक्चुअल वेट है यानी W और माइनस जो डिस्प्लेस्ड वेट है यानी W डैश, यही होगा। अब इसका अगर हम वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, W का वैल्यू V रो जी माइनस V रो डैश जी, ठीक ना। तो यहाँ से
वी रो जी को हम क्या कर लिए, हम ले लिए कॉमन। तो हमारे पास W इज इक्वल टू वी रो जी इंटू 1 माइनस, यहाँ रो डैश है तो रो डैश, और रो हमने कॉमन लिया है तो अपॉन रो कर देंगे। ठीक, तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया, एक इक्वेशन आ गया। अब अगर हम वैल्यू ऐसा लें कि ये वी रो जी यानी क्या है, वी रो जी क्या है, वेट, वेट ये यूनिट हो जाए, ठीक ना, इस बॉडी का मास सॉरी वेट यूनिट रहे, तो ये 1 हो जाएगा। और 1 होने के कंडीशन में W इज इक्वल टू 1 माइनस रो डैश अपॉन रो, ठीक, ये हो जाएगा।